Hi, okay. I am making this video ताकि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए चीज़ें याद रखना और बुक से पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो today we are going to study systemic hypertension and in systemic hypertension मैंने जो रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस के लिए मैंने जो बुक यूज़ किया दैट इज़ short textbook of diagnosis, medical diagnosis and management by Mohammed Inam Danish. So, what is systemic hypertension? Systemic hypertension होता है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिंपल इज दिस। तो हाई ब्लड प्रेशर और वो सिचुएशन सस्टेन रहे, मतलब काफ़ी देर तक आपका ब्लड प्रेशर रेज ही रहे, तो उसको आप हाइपरटेंशन का नाम दे देते हो। और उसकी वैल्यू होती है 140 90, 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। ओके, आगे इसकी क्लासिफिकेशन है जो सीधी सी रीड की जा सकती है, सिंपल, नथिंग टू अनयूजुअल। सिस्टोलिक के अंदर क्या वैल्यूज़ है, ऑप्टिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं, 120 80, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। और एक सिचुएशन होती है प्री हाइपरटेंशन, और उसके बाद होती है हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन की सिचुएशन किन वैल्यूज़ पे होती है, ये आप किसी घर में किसी की भी ब्लड प्रेशर रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको इजीली समझ आ सकता है, या नॉर्मली लोगों को पता होता है। इट्स वेरी कॉमन। जिन लोगों को घर में ही ब्लड प्रेशर रीड करने की आदत होती है, दे नो के ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब होता है कब नहीं होता, और हाइपरटेंशन का केस कब होता है, जब वैल्यू 140 से बढ़ जाती है। सिस्टोलिक के अंदर जब 140 से वैल्यू ज़्यादा हो और डायस्टोलिक की रीडिंग 90 से ज़्यादा हो तो आप उसको हाइपरटेंशन का केस कह देते हैं। और उसके अंदर फिर फर्दर स्टेजेस होते थे कि वो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3। सो ये वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। Okay, so now we are going to study what are the causes of the hypertension. एटियोलॉजी कॉजेज को कहते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स जिसको याद रखने की ज़रूरत है, एक तो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अभी पूरा पूरा पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं होती, सो जस्ट रिमेंबर 2 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर आपको कॉज नहीं पता होती। सेकेंड थिंग, 95% ऑफ केसेस में ऐसा होता है। थर्ड थिंग, कि 25 और 55 ईयर्स ऑफ एजेस के दरमियान ज़्यादा वह उस उन लोगों में हाइपरटेंशन का ये केस बनता है, जिसे आप प्राइमरी या एसेंशियल कह सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन कैन बी डिस्कवर्ड, मतलब हमें कॉज का पता होता है। सेकेंड थिंग, 5% ऑफ केसेस इनके अंदर होता है। एंड थर्ड थिंग इज रीनल फेलियर। ज़्यादा सेकेंडरी हाइपरटेंशन को आप रीनल फेलियर के साथ ही एसोसिएट करते हैं ज़्यादातर। और यू कैन आल्सो से इट कैन बी अ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब कि जो किडनीज को ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनकी जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती है। या फिर कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, दिस इज द एओर्टा। ये एओर्टा नैरो हो जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से होके एओर्टा जा रहा है, इसकी नैरोइंग हो जाती है। सो नैरोइंग होने से क्या हो जाता है, कोएक्टेशन, इसे कोएक्टेशन कह देते हैं। सो दिस आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इफ यू वांट टू पॉइंट आउट, लेकिन ये 3 पॉइंट्स शुड बी इनफ। उसके बाद देयर इज इन्वेस्टिगेशन शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड। इन्वेस्टिगेशंस, ताकि सेकेंडरी कॉजेज को आप रूल आउट कर सकें या आप देख सकें कि किन पेशेंट्स के साथ ये सिचुएशन होती है, और डायग्नोसिस। ओके, फर्स्ट थिंग इज ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन शुड बी बिलो 20 और आफ्टर 50 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स से कम है या 50 ईयर्स के बाद हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि दैट इज नॉट द केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो दैट इज द केस ऑफ, sorry, that is the case of secondary hypertension, that is not the case of primary hypertension, क्योंकि प्राइमरी हाइपरटेंशन किस में होता है, 25 एंड 55 ईयर्स के दरमियान होता है। नेक्स्ट थिंग, पेशेंट्स जिनको कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर हो। उसके बाद पेशेंट्स जो कि अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हो बट नाउ बिकम रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, बट अब उनकी ट्रीटमेंट काफ़ी रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब उनकी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही खास। या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। सम पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन मेंशन जस्ट 2 3 थिंग्स। सेकंड, उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन के फैक्टर्स या कॉजेज। क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, और क्या ऐसे कॉजेज जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर देते हैं, वर्स कर देते हैं।
सो जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे अगर पेरेंट्स हाइपरटेंसिव रहे हैं तो जाहिर सी बात है औलाद भी हाइपरटेंशन का केस बनेगी। और ओबिसिटी, अल्कोहल का इंटेक, सॉल्ट का इंटेक, वेरी कॉमन। ब्लड प्रेशर, जिनका जो ज़्यादा लोग नमक खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोकिंग, पॉलीसीथीमिया यानी इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स की जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नॉट द रेड ब्लड सेल्स लेवल, मीन्स ब्लड सेल्स। उसके बाद एनसेड्स का यूज़। एनसेड्स ऐसे होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो कि जिनका काम होता है पेन को रिड्यूस करना। तो वो जो रिड्यूस किए जाते हैं, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी के अबाउट 5 मिलीमीटर के हिसाब से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, विद लो बट स्टिल कैन कॉज अ प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाता है लो पोटेशियम इंटेक एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब लो पोटेशियम इंटेक किस तरह से अपना रोल प्ले करता है? पोटेशियम इंटेक काम बेसिकली, ओके, सो लो पोटेशियम इंटेक का बेसिकली ये रोल है कि पोटेशियम का काम होता है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना। जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स नहीं रहेंगी, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। कंस्ट्रिक्ट होने के बाद उनके सोडियम का लेवल रिटेन होना शुरू हो जाएगा। सो अगर सोडियम की रिटेंशन हो रही है, वाटर की रिटेंशन हो रही है, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन का केस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से है कि आप इंसुलिन आप बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और बॉडी एक्सेप्ट इंसुलिन ना करने की वजह से इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिससे ब्लड वेसल्स भी उससे भी कंस्ट्रिक्ट होती हैं। सो दैट इज ऑल्सो अनदर केस कि अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सोडियम की फिर रिटेंशन हो रही है, और सोडियम रिटेंशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अनदर केस ऑफ हाइपरटेंशन। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी मतलब ऐसे रिस्पॉन्सेज, एग्जैजरेटेड या बहुत ज़्यादा काम करने वाले रिस्पॉन्स जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, या जो उस पर ज़्यादा एक्ट किया जाता है। सो उससे क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आपका ब्लड, आपका हार्ट रेट इंक्रीज करना। सो हार्ट रेट इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना। सो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट विल इंक्रीज इट। उसके बाद आ जाती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ज़्यादा रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड इसके, वो डिजीज डेवलप किस तरह से हो रही है, प्रोग्रेस कैसे हो रही है। इसके अंदर अब आप तीन चीज़ें याद रखने की जरूरत है: ब्लड प्रेशर, द कार्डियक आउटपुट एंड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? ब्लड प्रेशर का राइज, सीधी सी बात है, एक तो हम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को भी हम पढ़ के आए हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स ज़्यादा आना, तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो गई है। उससे क्या होगा, कार्डियक का आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड ज़्यादा हार्ट के अंदर कार्डियक ज़्यादा पंप होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अदर देन दैट कार्डियक आउटपुट वेस्कुलर चेंजेस भी कॉज करेगा। वेस्कुलर चेंजेस मतलब वेसल्स चेंज होना, वेसल्स के अंदर चेंजेस आती है, और अगर वेसल्स की वॉल्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो जो पेरिफेरल लेवल पे है रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो दीज आर थ्री मेन पॉइंट्स पैथोजेनेसिस में इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। आफ्टर दैट वी विल मेंशन द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उनकी कॉजेज। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज ज़्यादा है रीनल डिजीज, विच इज़ ऑलरेडी बिन टोल्ड कि आप रीनल के साथ उसको ज़्यादा एसोसिएट किया हुआ है। सो रीनल डिजीज में हम रीनल वेस्कुलर डिजीज को अभी हम आगे पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इन्फ्लेमेशन हो जाना किडनी की ग्लोमेरुलाई के अंदर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मतलब कि सिस्ट का बन जाता है, पॉली मतलब ढेर सारे सिस्ट का बन जाना किडनी के अंदर, सो दैट्स अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ऊपर ऊपर से याद कर लेना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन एनफ। Then there is the endocrine diseases that are another causes like pheochromocytoma। इसके अंदर एड्रेनालिन का की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। इस काइंड ऑफ ट्यूमर, रेयर ट्यूमर, लेकिन उसमें उससे क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एड्रेनालिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। देन देर इज कुशिंग सिंड्रोम, जिसे हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें हाई कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। एंड फर्दर देर इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिससे आप कौन सिंड्रोम भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देर आर टू थिंग्स, रीनल वेस्कुलर डिजीज एंड प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। ओके, देन व्हाट आर द अदर कॉजेज इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, जो पैराथायरॉयड का इंक्रीज हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड लेवल का कम हो जाना, एक्रोमीगैली, जिसमें आप जानते हैं कि जो देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैंड्स और फीट्स
बढ़ जाते हैं, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हैंड्स और फीट्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। देन देयर इज थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके अंदर क्या है, वही थायराइड का लेवल इंक्रीज हो जाना, मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देना बॉडी के अंदर। इसके अलावा देन देयर इज कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। अब कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि देर आर टू काइंड्स ऑफ एंजाइम्स जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सिर्फ यही याद करने की जरूरत है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 हाइड्रोक्सिलेज। दीज आर टू एंजाइम्स जिनकी डेफिशिएंसी से कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अच्छा, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं किसको है? दैट इज अ कंडीशन के जिसमें जो एड्रेनल स्टेरॉइड की सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो जो स्टेरॉइड बनने से पहले जो उसके प्रिकर्सर्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो उसकी एक्यूमुलेशन इस डिजीज के साथ ज़्यादा एसोसिएट करती है, और वो होता इन दो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड फर्दर आल्सो इंक्लूडेड विद दिस as well, but I think this will be more than enough to mention. Then there are drugs. Drugs are oral contraceptives जो orally लिए जाते हैं, एस्ट्रोजन्स, anabolic steroids, then there are corticosteroids, NSAIDs भी, और sympathetomimetic agents. Sympathetomimetic agents ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके बाद है अल्कोहल, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड प्रेगनेंसी। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा मानते जाते हैं एओर्टा की नैरोइंग हो जाना। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया कहते हैं कि हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर अगर हो जाए तो उसको प्री एक्लेम्सिया का नाम दे दिया जाता है, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं रीनल वेस्कुलर डिजीज। और सेकंड थिंग जो हमने अभी पेंडिंग पे रखा हुआ था, व्हाट इज रीनल वेस्कुलर डिजीज? अब ये होती है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया एक ऐसी किस्म की ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड नहीं होती। मतलब दैट इज अ सेपरेट थिंग। एथेरोस्क्लेरोसिस में तो ये होता है ना कि ये इसमें भी नैरोइंग हो जाती है, ब्लड सही तरह से पास नहीं कर सकता वेसल से। बट इन फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया एबनॉर्मल वेसल वॉल्स की ग्रोथ ही डिफरेंटली होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। एथेरोमा में क्या होता है, फैट डेवलप हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, रीनल आर्टरीज के अंदर। और अनदर थिंग दैट वी वुड टॉक अबाउट इज के सस्पेक्टेड किस तरह से किया जा सकता है रीनल वेस्कुलर डिजीज को। सो देर आर 4 पॉइंट्स टू मेंशन। सो इस केस के अंदर अगर आपने इसका एक एंटायर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है तो आप यही बता सकते हैं कि यंग पेशेंट्स के अंदर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो जाता है, और एल्डरली के अंदर एथेरोमा का केस है जिसकी वजह से रीनल वेस्कुलर डिजीज होती है। और इसको सस्पेक्ट किया कैसे किया जा सकता है? 4 रीजन से सस्पेक्ट किया जा सकता है। एक तो पेशेंट की एज बिलो 20 है, और या फिर 50 से अबव है। सो अगर एज 20 से कम है और ए 50 ईयर्स से ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन का ऑनसेट आ रहा है तो आप उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन का केस कह सकते हैं। दैट इज वन सस्पेक्ट। सेकेंड, इफ देयर आर एपिगैस्ट्रिक ब्रूट। एपिगैस्ट्रिक मतलब एब्डोमिनल केस के अंदर आपको ब्रूट सुनाई दे रहा है। ब्रूट किसे कहते हैं? जो आप स्टेथोस्कोप के थ्रू एक एब्नॉर्मल साउंड आपको सुनाई देती है बॉडी के अंदर। सो इन एब्डोमिनल केस एपिगैस्ट्रिक मीन एब्डोमिनल ब्रूट आपको सुनाई दे रहा है। थर्ड इज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है एओर्टा के अंदर। एंड फोर्थ इज कि आपने एसी इनहिबिटर्स के उसके एडमिनिस्टर कर दिए उसको। एसी इनहिबिटर्स मतलब आपने उनको ड्रग्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रीनल फंक्शन आना ख़राब हो जाता है। अब रीनल फंक्शन ख़राब किस तरह से होता है कि जब एसी इनहिबिटर्स आप लोग किसी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उससे एंजियोटेंसिन 2 का एक जो लेवल होता है, दैट इज़ अ हार्मोन, और उस हार्मोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। जिन्होंने जिस उस एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन का बेसिकली काम ये होता है कि उसने किडनी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना होता है। सो उसकी वजह से रीनल फंक्शन ख़राब हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है विच इज कॉन सिंड्रोम, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। अब इसी के साथ हम सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी पढ़ेंगे। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हम बोथ केसेस में हमने ये ज़हन में रखना है कि क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ेगी। ओके, क्योंकि इसे हाइपर एल्डोस्टेरोन, सो हाइपर एल्डोस्टेरोन मतलब दोनों के केस में एल्डोस्टेरोन की सिचुएशन बढ़ेगी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर सिर्फ एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन क्या होती है, हाई होती है। बट सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन है उसके साथ साथ प्रोडक्शन। सो देर आर टू थिंग्स जो कि हाई हो जाते हैं, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन। अब रेनिन
जब वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म स्टडी करें इसके बिहाइंड, तो रेनिन की जब इंक्रीज प्रोडक्शन होती है तो उससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जिसको मैं डिस्कस करके आए हैं, इसका लेवल क्या हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब एंजियोटेंसिन 2 का काम भी ये होता है कि उसने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, जब वेसल कंस्ट्रिक्टर एजेंट है, तो किडनी के अंदर भी ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके बॉडी फ्लूइड्स को मैनेज करता है। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वेसल कंस्ट्रिक्टर के तौर पर काम करेगा, जो कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगी, जिसको आप सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का नाम दे देते हैं। सो बोथ केसेस में एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, बट सेकेंडरी के केस में रेनिन भी बढ़ रहा है, प्राइमरी केस में सिर्फ एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये याद रखिए, दोनों के अंदर सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है। सॉल्ट की, यस, द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम सेम थिंग, सोडियम रिटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर दोनों की रिटेंशन होती है। सो इसको आप कौन सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का नाम दे देते हैं, और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विच इज द सेकंड थिंग। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखने की जरूरत है। उसके अलावा if you want to study further के लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में वॉल्स थिक हो जाती हैं, एथिरोमा भी डेवलप हो जाता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी होती है, तो ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, विच इज अल्टीमेटली द एंटायर कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। सो थैंक यू।